integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे SSJE 2012 के पेपर का सॉल्यूशन। काफ़ी दिन बाद मैं आया हूं क्योंकि कुछ इंटरनेट के इश्यूज़ थे और कुछ और इश्यूज़ थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। ये पूछा है नॉन डायमेंशनल पैरामीटर कौन सा नहीं है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसको कई बार क्या होता है कि ये नोट और नॉन दोनों दे रखे हैं ना, तो गलती हो जाती है। तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना है। ऐसे क्वेश्चन को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। देखो लास्ट वाले 2 ऑप्शन जो हैं वो दे रखे फ्राउड नंबर और मैक नंबर। देखिए ये मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है तो मैंने पढ़ाया है आपको, है ना। तो फ्राउड नंबर और मैक नंबर 2 फोर्स के रेशियो है ना। तो ये अभी बताने की जरूरत नहीं है ये किसके कौन कौन से फोर्स के रेशियो हैं। तो लेकिन जो भी रेशियो होगा फोर्स का रेशियो, क्या यूनिट नहीं होगी, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो सी एंड डी तो आंसर गलत हो गया। बी डार्सी-वेसबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर है ना, जो HF = FLV²/2GD, उसमें जो F है ना फ्रिक्शन फैक्टर, उसकी बात कर रहा है, वो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आंसर आ गया अपना ए, चेजिस कोफिशिएंट, ठीक है। एलिमिनेट करके आ गया। वैसे भी तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना आंसर है 1। इसमें सी और डी जो है वो क्या है, रेशियो है, फोर्स के रेशियो है, फोर्स रेशियो। तो ये आंसर गलत होगा। कोई इसकी डायमेंशन नहीं होगी, कोई इसकी यूनिट नहीं होगी। जो बी है वो ऑप्शन है इसका डार्सी-वेसबर्ग इक्वेशन है ना, FLV²/2GD, इसमें इसकी बात कर रहा है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो ये भी गलत हो गया। जो ए ऑप्शन है अपना, यही आंसर अपना, ठीक है, आंसर हो गया ये आंसर। और जो चेजिस इक्वेशन है V = C√RS, इसे देख लो। V की जो वेलोसिटी है इसकी जानते हैं अपन मीटर/सेकंड, और स्लोप है इसकी डायमेंशन होती नहीं है। ये है ना रेडियस, तो ये इसकी क्या होती है मीटर, तो यूनिट इसकी निकल के आएगी, फिर इसकी डायमेंशन भी होगी। तो ये C जो ना ये डायमेंशनलेस नहीं है। तो आंसर हो गया अपना यही। अपन को निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है। तो हो गया अपना आंसर 1 में ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द बेस्ट अलाइनमेंट फॉर ए कैनाल इज व्हेन इट इज अलाइंड अलोंग। ये पूछ रहा है कि बेस्ट अलाइनमेंट क्या होगा कैनाल के लिए। अब देखो ऑप्शन देखो, पहला है वैली लाइन, स्ट्रीम लाइन, कंटूर लाइन, रिज लाइन। पहले तो देखो कंटूर लाइन आपने सर्वे कॉलेज के टाइम पढ़ा होगा बीटेक में, और अब सर स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में। तो कंटूर लाइन क्या होती है, जो सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने वाली लाइन जो कंटूर लाइन होती है। तो वो उससे क्या होता है, जो कैनाल का यूज क्या होता है ना, या तो वाटर सप्लाई पीने के लिए हो या फिर इरिगेशन पर्पज के लिए हो। तो वो एक साइड में ही पॉसिबल होगा इसका, है ना। तो वो दोनों साइड में अपन को क्या है, अपन चाहेंगे कैनाल जो है ना वो इस हिसाब से बनाएं ताकि दोनों साइड अपन ने वाटर को उसको यूज कर सकें, दोनों साइड। तो ये, और वो भी रिलेटिवली हायर हाइट में होना चाहिए। तो कंटूर लाइन ये गलत हो गया, इससे एक साइड होगा। तो आंसर सी तो वैसे गलत हो गया, है ना। स्ट्रीम लाइन ये भी ऐसा कुछ उसमें पॉसिबल नहीं है। वैली लाइन, वैली क्या होता है, वैली बना हो, एक खड्डा होता है, खड्डे में पानी है, तो वो तो किसी साइड में ही, वो किसी काम का नहीं है, किसी साइड में नहीं भेजेगा, है ना। स्ट्रीम लाइन भी एक साइड में ही, वो स्ट्रीम की जो फ्लो है डायरेक्शन उसमें जाएगा, तो नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर होगा 2 में डी। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर होगा डी, रिज लाइन। रिज क्या होता है, रिज जगह होती है चोटी, ऊंचाई वाली जो होती है ना, जैसे कोई पहाड़ी है, इस वाली सभी वाली पॉइंट जो है ना, जो हायर वाले पॉइंट है ना, हायर एलिवेशन वाले पॉइंट्स, उसको कनेक्ट करने वाली लाइन जो होगी ना, ये होगी रिज। ये दोनों तरफ एक तो ना अपन को क्या है, आसानी से ग्रेविटी फ्लो होता है ना कैनाल में, तो आसानी से फ्लो जो है चला जाएगा, है ना। और एक है दोनों साइड में, ये आराम से अपन इसको यूज कर सकते हैं कैनाल के दोनों साइड में। तो आंसर हो गया अपना 2 में डी, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अभी तक आपने मतलब अच्छे से थोड़ा कुछ बहुत लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो इसको अपने ना टेस्ट के हिसाब से भी देखो इसको। वैसे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो ये तो आपको क्वेश्चन आने चाहिए, है ना। तो अपने आप को चेक करो कि कितनी पढ़ाई की है, बहुत लोगों ने ऐसा कर रखा हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3, इफ डी इज द डेप्थ ऑफ स्कावर बिलो ओरिजिनल बेड, देन द विड्थ ऑफ हंचिंग एप्रोन, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, ये ऐसे ही प्रिंट हुआ है, इज जनरली टेकन एज। ये कह रहा है कि जो देखो इसको समझो, है ना। इसका आंसर है वैसे तो
ये डिजाइन का है तो आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा याद करने का है, डी आंसर इसमें आ जाएगा, है ना। सॉरी, आंसर जो है ए आंसर आ जाएगा इसमें 1.5 डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि कोई भी अपने पास सेक्शन है, कैनाल है ना, मैं किसी भी शेप का मान रहा हूं, कोई भी शेप अपने पास, जैसे ये कोई शेप मैंने मान ली, ये ट्रिपेजोइडल सेक्शन मान लिया, ठीक है, ट्रिपेजोइडल सेक्शन मान लिया। उसमें ये कह रहा है कि जो डेप्थ है ना, डेप्थ ऑफ फ्लो, ये डेप्थ ऑफ फ्लो कोई है, डेप्थ ऑफ फ्लो डी। अब बोल रहा है स्कावर क्या होगा, साइड में होगा ना, स्कावर ये जो है ना साइड जो है इनमें होगा, तो यहाँ पे स्कावरिंग होगी। स्कावरिंग क्या होती है, वहां की मिट्टी को हट जाना, है ना, सिल्ट को ना वहां से रिमूव करना, वो होती है स्कावरिंग। तो क्या करते हैं, इसको अपन बचाने के लिए क्या करते हैं, एक हंचिंग अप्रोन प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वो इस साइड में यहाँ प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो कोई भी, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये इस क्रॉस सेक्शन का, है ना, ये शेप कोई भी हो सकती है, तो वो कितना प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं 1.5 डी। ये हंचिंग अप्रोन का डिजाइन है, उसमें होता है, ये फिक्स है ना, डिजाइन किया प्रॉपर, अपने काम का नहीं है, ज्यादा डिटेल में जाना, याद रखना है, ठीक है। तो ये किसको अवॉइड करने के लिए, स्काउटिंग ना हो, मिट्टी वहां से नहीं हटे, नहीं तो उसकी शेप है वो बिगड़ जाएगी, फिर फ्लो कंडीशन चेंज हो जाएगी, बहुत सारी चीजें चल जाएगी। ये किस में, अनलाइन कैनाल में होता है, तभी तो हंचिंग करने की जरूरत होगी ना। लाइन कैनाल में तो पहले से ही कर रखी है लाइनिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आंसर क्या है ना, ऐसे बेड की है, तो आंसर हो जाएगा उसमें 3 में ए, ठीक है, 3 में ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पढ़ो इसको। व्हेन द बिटुमिनस सरफेसिंग इज डन on already existing blacktop road or existing cement concrete road, the type of treatment is given is, ठीक है। देखो ये कह रहा है, या तो अपने पास पहले से फ्लेक्सिबल पेमेंट, मतलब कि जो बिटुमिन वाला जो रोड है वो है, या फिर अपने पास पेमेंट है कौन सा, सीसी पेमेंट, सीमेंट कंक्रीट का, है ना, एग्जिस्टिंग है, उसके ऊपर अपन बिटुमिनस की सरफेसिंग कर रहे हैं। तो ये बताओ उससे पहले किस टाइप की जो है ना वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। देखो एक तो अपना ये स्प्रे ऑफ इमल्सन के बारे में ऑलरेडी ये 2010 में क्वेश्चन आ चुका है, वहां पे मैंने अच्छे से बताया था इमल्सन के बारे में, ठीक है। इमल्सन क्या होता है, इमल्सन होता है वाटर और जो अपना बिटुमिन होता है, इन दोनों का इमल्सन, इनका दोनों का मिक्सिंग होता है, ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं, वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है, जो बारिश का जो अभी का मानसून का टाइम का चल रहा है ना, उस टाइम पे रिपेयर वर्क करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग के लिए ये अपना है ना, लेकिन ये इसमें काम का नहीं है, ठीक है, रिपेयरिंग वर्क के लिए है। जो इसमें आंसर आएगा अपना टैग कोट, ठीक है। तो टैग कोट आता है, इसमें क्या होता है, देखो ये 3-4 जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है ना, उसके उस पे जो लास्ट वाली सरफेस कोट लगाई जाती है ना, जो सबसे लास्ट वाली जो सरफेस लगाई जाती है, जो उस पे उसको लगाने से पहले ये स्प्रे की जाती है, ठीक है। तो उसमें जो अपना ये आंसर है, जो एग्जिस्टिंग वाली हो तो वो टैग कोट किया जाता है, ठीक है, टैग कोट का स्प्रे किया जाएगा पूरे पे। और वो ये देख लो, ये बिल्कुल है ना, ये ऑयल जैसा दिखने में ऑयल जैसा होता है, लिक्विड में होता है, कहने का मतलब है। तो ठीक है, टैग कोट किया जाता है। तो आंसर याद रखने का, थ्योरी का क्वेश्चन है, 4 में आ गया ए। और बाकी के जो क्वेश्चन है इनके बारे में डिटेल में आएगा, है ना, कोई क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में भी, ठीक। तो आंसर आ गया 4 में ए, टैग कोट, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग पे हो तो टैग कोट करते हैं। इमल्सन रिपेयर वर्क किसके टाइम पे, ये बारिश के टाइम पे, है ना, क्योंकि जो इमल्सन है वो क्या होता है, वाटर एंड जो ये अपना बिटुमिन है, इनका इन जो सस्पेंडेड फॉर्म में मिक्स होता है, ठीक है। तो जानबूझ के अपने जो बारिश के टाइम के लिए ही इमल्सन का यूज किया है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट इज नोन एज, ठीक है। ये पूछा है बॉटम मोस्ट लेयर। मैं आपको थोड़ा इसका क्रॉस सेक्शन बता देता हूं, ताकि नेक्स्ट टाइम ये ऊपर वाला पूछे या बीच में कोई भी पूछे तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। बॉटम मोस्ट ही क्यों, तो देखो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले जो है ना, सबसे नीचे होता है सबग्रेड, जो मिट्टी पड़ी होती है ना, सबसे पहले उसे रोड बनाएंगे तो उसको बोलते हैं सबग्रेड या फॉर्मेशन। उस पर रोलर चला के या फिर मिट्टी जो भी उसको अपन जो करेंगे ना, अर्थिंग जो भी काम होगा सारा काम इस पे किया जाएगा, है ना। तो फिलिंग या कटिंग या फिलिंग सारी काम इस पे कर दी। नेक्स्ट है, उसके बाद आता है सब बेस।
ठीक है। इसमें जीएसबी या WBM ये सारी चीज़ें इसमें डाले जाते हैं। ज़्यादातर ये आता है जीएसपी का, ठीक है। ये तो मिट्टी अपनी सीधी सीधी है ना, जो भी एग्जिस्टिंग जो भी अपनी सोइल होगी वो। नेक्स्ट है, या फिर अगर चेंज करने का ऐसा है कि मिट्टी अपने काम के लिए क्ले ही है तो उसको चेंज कर देंगे, है ना। वहाँ पे प्रेफर किया जाता है कि जो ना सीबीआर टेस्ट के लिए किया जाता है ना ये, तो ये इसकी बात करें फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए है ये, फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। तो ये तो वहाँ पे क्या करते हैं, सीबीआर वैल्यू ज़्यादा हो तो सैंड प्रेफर करते हैं, ठीक है, सैंड या सिल्ट, क्ले उसको हटाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है बेस, उसमें WBM जनरली कंसिडर करते हैं, WMM आज के टाइम पे, WBM पहले करते थे। उसके बाद आ जाएगा बाइंडिंग कोर्स, और उसके बाद आता है सरफेस कोर्स में जो बिटुमिन है ना, जो बिटुमिन वाला जो भी है ना बिटुमिन मटेरियल है उसको यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या आता है, जो टैग कोट, ये सारी चीजें है ना, टैग कोट स्प्रे वाला जो इतना भी मटेरियल है। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया मैंने आपको ये बता दिया, कौन सी लेयर कहाँ पे होती है, टॉप पे कौन सी चीजें आपको पता चल गई। चलो, तो अपना आंसर क्या पूछा, बॉटममोस्ट लेयर, तो सबग्रेड या एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन। तो आंसर हो गया अपना, आंसर कौन सा हो गया, सब बेस बी। आंसर आ गया 5 में बी, 5 में आ गया आंसर बी, ठीक है, सबग्रेड। नेक्स्ट है द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ BOD एंड टाइम T इज गिवन बाई, है ना। तो BOD और टाइम के बीच में अपन को कर्व दे रखे हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से अपन को सिलेक्ट करना है। तो मैं इस पे भी मैं थोड़ा सा ना आपको बता देता हूं जैसे, ताकि आपके क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वो एक साथ में हो जाए। देखो, ये आता है अपना कर्व आता है ऐसे, ये और ये है अपना टाइम, ठीक है। तो ये एल लिख रहा हूं मैं, एल ये है ऑर्गेनिक मैटर, OM ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये कर्व आता कुछ ऐसे, ठीक, ये कांस्टेंट है, यहां से कांस्टेंट हो गया ऐसे। ये जो है ना, ये हुआ एल नोड। तो इनिशियली जो ऑर्गेनिक मैटर है वो है एल नोड, ठीक है। आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा है ना, ये खास करके तो है ना, इसमें पढ़ा होगा आपने, जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसमें कि ऑर्गेनिक मैटर है उसका ऑक्सीडेशन होता है सीवेज ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो उसका ऑक्सीडेशन होता है ना, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होते होते ऑर्गेनिक मैटर है टाइम के साथ में वो कम होता है। देखो, ये ऑर्गेनिक मैटर वर्सेस टाइम, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइज होके वो बदल जाएगा, है ना, वो बायोमास में बदलता जाएगा। तो ऑर्गेनिक मैटर बायोमास में कन्वर्ट होता है, बायोमास, ठीक है, टाइम के साथ में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के साथ में ऑर्गेनिक मैटर बायोमास में कन्वर्ट हो जाता है। ये करता कौन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये टाइम के साथ में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर इसमें कन्वर्ट होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर टाइम के साथ में कम होते जाएगा। ये आपको दिख रहा है कर्व इसके बीच में है, ठीक है। ये जो BOD इसको बोलते, देखो यहां इस टाइम पे देखो, मैं किसी एक टाइम पे यहां पे हो गई BOD कंज्यूम्ड, और ये जो है BOD रिमेनिंग, अब देखो बताओ, BOD रिमेनिंग है वो टाइम के साथ में क्या होगी,
लगातार कम होगी। जो बीओडी रिमेनिंग जो है ना, वो टाइम के साथ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, लगातार कम होगी। देखो लगातार ये इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। जो बीओडी कंज्यूम्ड जो है ना, वो लगातार इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ में ऑर्गेनिक मैटर है वो लगातार कम होगा, बायोमास है वो बढ़ेगा, ठीक है पहली बात। दूसरी बात है जो बीओडी कंज्यूम्ड है वो लगातार बढ़ेगी। देखो धीरे 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 शुरुआत में यहां इसी पॉइंट पे देखूं तो इतना बीओडी कंज्यूम्ड था और जो ऑर्गेनिक मैटर था वो ज्यादा था, है ना, बायोमास कम था शुरुआत में। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होगा बीओडी कंज्यूम्ड बढ़ता जाएगा, बीओडी रिमेनिंग कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसने पूछा है बीओडी के बारे में बात करो। तो ऑप्शन तो देखो ग्राफ देख के तो आंसर अपना आ रहा है सी, है ना, 6 क्वेश्चन नंबर 6 कर तो ऐसे आता है, ठीक है, ये कर पूछ लिया। नेक्स्ट टाइम क्या पूछे, डिटेल में थोड़ा सा पूछ ले कि टाइम के साथ में बताओ ऑर्गेनिक मैटर है वो घटेगा या बढ़ेगा, तो ऑक्सीडेशन होगा, है ना, कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, ऑक्सीजन को ही काम में लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं और वो क्या कर देंगे, बायोमास में से कन्वर्ट कर देंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर घटेगा, बायोमास बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात है ये पूछ ले बीओडी, है ना, रिमेनिंग या बीओडी कंज्यूम दोनों के बारे में पूछ ले। तो बीओडी कंज्यूम जो है वो टाइम के साथ में बढ़ेगा, बीओडी रिमेनिंग है वो टाइम के साथ में घटेगा। अब एक चीज और है, कई बार क्या करता है कि बीओडी कंज्यूम्ड या बीओडी रिमेनिंग अलग से नहीं बोलता है, तो ये आपको ये चल के लेना है कि बीओडी कुछ ना बोले तो बीओडी रिमेनिंग समझ के चलना है। तो टाइम के साथ में बीओडी जो है ना वो कम होगी, ठीक है। तो बीओडी नाम कुछ ना बोले तो बीओडी को बीओडी रिमेनिंग समझना है, तो बीओडी कम होगी टाइम के साथ में, ठीक है। चलो, और ये क्या है बीओडी पे, अगर इसकी डेफिनेशन पे आएगा तब हम इसको अच्छे से देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो आंसर हो गया यस सी हो गया, है ना। इसका फुल फॉर्म पे आता है तो वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, बायोलॉजिकल नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो इसको, क्वेश्चन को पढ़ो। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मोस्ट सुटेबल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड फॉर रूरल एरिया। अब देखो पहले तो अपन को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, उनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो मेथड है रूरल एरिया के लिए, उसके बाद पता कर पाएंगे कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं है। पहला है लैंड फिलिंग, देखो क्वेश्चन नंबर 7 लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में क्या होता है ना, अपने पास कचरा पड़ा है ना, सॉलिड वेस्ट है, उसको जाके क्या कर दें, लैंड पे उसको डंप कर दें, वो होता है सीधा सीधा डंपिंग, है ना। सिंपल, मैं एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, है ना, सिंपली बोले तो उसको डंप करना है, डंप इनटू लैंड, लैंड पे जाके उसको फेंक दें, बस। पहला बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं समझने के लिए, सीधा सीधा, डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा डीप वेल इंजेक्शन, नाम से पता चल रहा है क्या करें, वेल बना के उसमें वहां पे उसको इंजेक्ट कर दें, ठीक है। तीसरा है कंपोस्टिंग, जो होता है लास्ट वाले जो सी और डी है ना वो काम के कंपोस्टिंग। और लास्ट वाला है इंसीरेशन। इंसीरेशन में देखो क्या होता है, इंसीरेशन में होता है इसको हाई टेम्परेचर पे इसको जलाना होता है, हाई टेम्परेचर पे इसको जला दिया, है ना, तो इसको हाई टेम्परेचर पे जलाना, है ना, एट हाई टेम्परेचर बर्निंग हो गया है, इसको बर्न कर देते हैं, वो होता है इंसीरेशन। तो वो जो जो प्रोडक्ट होगा ना, उसका आउटपुट होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। लेकिन इससे पोल्यूशन का भी एक कंसर्न होता है ना। वैसे तो सॉलिड वेस्ट ही पूरा पोल्यूशन के लिए कंसर्न होता है। कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, है ना, कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, लैंड पे उसको डाल दिया, है ना, उसके बाद में क्या होता है, उससे जो ना उसका ऑक्सीडेशन होता है ना, नेचर में रख दिया अपन ने, तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होते हुए क्या होगा, वो जो नेट जो प्रोडक्ट होगा ना, आउटपुट, वो क्या होगा, वो ऑर्गेनिक मैटर होगा। जो ऑक्सीडेशन से होने के बाद में क्या ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, उसको क्या कर देंगे, इसका आउटपुट जो होता ना,
मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, आउटपुट वो है ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, जिससे इसको क्या करते हैं, जो खाद वाद या उर्वरकता है ना, इनके तौर पे इसको काम लिया जा सकता है। तो देखो थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में पता होगा, लैंड फिलिंग क्या करते हैं, सीधा सीधा इस पे डाल दो और लैंड पे, ये इसके बारे में पता चल गया है ना, कंपोस्टिंग के बारे में पता चल गया, इंसीरेशन के बारे में पता चल गया। ठीक है, अब बताओ ये आपको ये देखने के बाद बताओ ये रूरल एरिया के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा? ये होगा ना कंपोस्टिंग, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर जो खाद या उर्वरक जो है वो अपन को रूरल एरिया में इसकी काफी जरूरत होगी, और ये ज्यादा है ना कोई कॉम्प्लेक्स वो भी नहीं है, महंगा भी नहीं है। देखो इंसीरेशन में तो क्या है, हाई टेम्परेचर पर जलाते हैं तो उसके लिए कॉस्ट लगती है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ तो हीट चाहिए होगी हो ना, या एनर्जी, इसका एनर्जी के लिए उसका कॉस्ट, ये कॉस्टली होता है। ठीक है, कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, इसका कॉस्ट भी नहीं है, जगह भी अपने पास पड़ी है और टाइम भी है, तो इससे बनेगा, ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, और वो इसका आउटपुट जो है ना वो भी अपने काम का है, तो ये हुआ बेस्ट मेथड। ठीक है, तो सुटेबल हो गया, आंसर हो गया अपना सी। देखो इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, सीधा ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और सी चल दो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है ना इनके बारे में कुछ आ जाएगा। देखो इंसीरेशन मैंने बारे में बता दिया थोड़ा सा हल्का सा, तो यहीं पे ये आपने पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है न्यूमेरिकल, ये आपको सर ने पढ़ा दिया है और बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। किस पे है ये? लास्ट में देखो अर्थमेटिक मीन, अपन को पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन मेथड से। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा तो तुरंत के तुरंत कर देंगे इसको, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी ने नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, अभी सीख जाएंगे। अगर सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप तुरंत कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें इसने कहा है 1981, 1991, 2001 और 2011, ये ईयर की बात कर रहा है। 2000 इसमें कितना बता रहा है? 81, 91, 2001 के बारे में दिया हुआ है, और 2011 के बारे में अपन को पूछा है। मेथड है अर्थमेटिक मीन मेथड। ठीक है, तो इसमें कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ पहला है 2 लाख, फिर 2,10,000। तो देखो मैं आगे ना इंटू 10⁴ कर रहा हूं मैं आगे। ठीक है, मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये कर रहा हूं, मैंने 10⁴। देखो कैलकुलेशन आप ना एग्जाम के टाइम आपको भी ऐसे ही करना है कि आसान से आसान कैलकुलेशन बना लो। तो इंटू 10⁴ मैंने सब में कॉमन है तो मैंने ये रख दिया, ये आ गया 21, ये आ गया 23। ठीक है, ये सारी 10⁴ से मल्टीप्लाई है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन जो है ना, ये मेथड है ना अर्थमेटिक मीन, इस मेथड में क्या होता है? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का जो मेथड है उसमें होता है P1 = P0 + n x बार। ठीक है, P0 क्या लेंगे अपन को, क्या है 2011 का चाहिए, तो P 2011 = P0 मतलब P 2001 पॉपुलेशन ऑफ 2001 प्लस n, ये क्या होता है? n है नंबर ऑफ डिकेड्स, है ना, जब भी ले रखा हो इसने क्या डिकेड्स के बाद में कर रखा है, हर 10 साल बाद कर रखा है, ये 5 साल हो या फिर कोई भी डिफरेंस हो, जैसा यहाँ पे भी दिया हुआ आगे भी उसी हिसाब से अपन इसका डिफरेंस देखते हैं। तो डिकेड है ना, तो एक ये 2 और ये तीसरा डिकेड है, तो लास्ट वाले इनके दोनों बीच में कितना डिफरेंस है? 1 डिकेड का, तो n आ गया 1 प्लस इंटू x बार निकालना है। ठीक है, ये क्या है? डिकेड है। ठीक है, तो n आ गया यहाँ पे, तो ये डिकेड पे है, ये ईयर वाइज भी हो सकता है, ये डेटा पे डिपेंड करता है अपना। डिकेड पे दिया हुआ जो नॉर्मली जो ना ये जो जनगणना जो होती है ना, ये भी ऐसे ही होती है, 10-10 साल बाद ही होती है ना। अब 2021 में होने वाली है, तो देखो 2011 में हुई थी ना लास्ट टाइम, तो ये हो गया x बार निकालो बस। x बार क्या होगा? ये जो ना कितना डिफरेंस हो दोनों के बीच में, कितने का इंक्रीज हुआ? 1 इंटू 10⁴ है ही, इसमें इतना क्या डिफरेंस, कितना नंबर 2। इन दोनों का एवरेज बताओ कितना हो गया? 1 + 2, है ना। कितना डिफरेंस हो गया? ये कितना डिकेड हो गया? 1 और ये 2 डिकेड का डिफरेंस आ गया। कितना आ गया? 1.5 इंटू 10⁴ है। ठीक है,
ये क्या कर दिया मैंने P 2001। अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में इतना ऐसा हो रहा है ना कि 10⁻⁴ में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक काम करना, आप 10⁻⁴ साथ में ही इसको पूरा डेटा ही कैलकुलेट कर लो। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा आपको, ये ऐसे करो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो अपना आ गया P 2001 कितना है 23 प्लस 1 इंटू x बार कितना है 1.5। बताओ कितना आ गया 24.5 इंटू ये तो आ गया अपना डेटा इंटू 10⁻⁴ भी तो ना, तो आंसर आ जाएगा ये इंटू 10⁻⁴। तो आंसर बता दो कितना आ जाएगा 24 और ये 3 0। ठीक है, तो 2,45,000। तो आंसर आ गया अपना डी। आंसर आ गया अपना डी। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला ये है P1 इक्वल टू P नोड प्लस एन एक्स बार। जो P नोड है ये जस्ट अपन को 2011 पूछा ना, ये 2011, तो P नोड जो इससे जस्ट पहले वाला। ठीक है, ये आ गया, ये वैल्यू दे रखी है अपने यहाँ पुट कर दी 23 × 10⁻⁴। ठीक है, n कितना का, कितने का डिकेड का डिफरेंस है, एक डिकेड आ रहा है ना, तो ये n की वैल्यू यहाँ से आ गई, n की वैल्यू 1। ठीक है, एक्स बार दोनों इन दोनों का क्या आ गया, ये आता है यहाँ पे, ये एवरेज आता है, तो ये आ गया एवरेज। तो ये कितने का है डिफरेंस 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 2 का, इंक्रीमेंट हुआ ना, तो वो लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो 1 लिया, अगर डिक्रीज होता तो भी वो साथ में साइन के साथ में लेते। तो आंसर आ गया अपना इतना 1.5 जोड़ के आंसर आ गया 24.5 इंटू 10⁻⁴, 2,45,000। तो आंसर हो गया अपना डी। ठीक है, तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले में बेस्ट है और कुछ नहीं है। उसके बाद तो आपको मैंने इसको थोड़ा सा ना बिल्कुल स्टूडेंट की तरह बताया है, ताकि आप एग्जाम में कैलकुलेशन में ना करें गलती, एक तो है ना कि ये ऐसे इतना 10⁻⁴ को इसे थोड़ा सा रख लो ना, ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो। टीचर बताते हैं तब क्या करते हैं, बता दिया फॉर्मूला लिखो, कैलकुलेशन खुद करो। लेकिन ये कैलकुलेशन तो कई बार ये गलती होती है, तो ये मत रखो, आसान करो कैलकुलेशन को। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हुक्स लॉ वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू। ये तो आपको पता है कहां तक होता है ना, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है, जो स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो क्या है प्रोपोर्शनल लिमिट तो होगा ना, तो आंसर आ गया 9 में ए, 9 में ए आ गया, आसान सा है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है ये ऑप्शन में नहीं दिया होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट जो है ना, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये ऑप्शन में नहीं दिया होता है। तब अपन क्या करेंगे, तो अपन कर लेंगे ये, अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है यील्ड पॉइंट, तो यील्ड पॉइंट तक मान लेंगे, क्योंकि जो सोम में या फिर अपन जब भी अपन ज्यादा मेनली मटेरियल कौन सा यूज होता है अपना, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में ज्यादा डिफरेंस नहीं है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और यील्ड पॉइंट में, तो कई बार इसको यूज किया था। मैं नहीं कर रहा, अगर ये दिया हो ना लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो तब तो आपको यही करना है, अगर ये नहीं दिया हो तब आपको वो करना है ना। कई बार हो चुका है ऐसा एग्जाम में, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आ गया 9 में ए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, खास करके ये चीजें ईएससी में बहुत होती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसमें बहुत होती है ऐसी चीजें। आपको ऑप्शन पे क्वेश्चन पे ना गौर करना होता है, थोड़ा उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। ऐसे नहीं है कि अपने रटाया हुआ है और वो रख दिया तो ठीक है, नहीं आया तो अपन कुछ ना कर पाए, ऐसा नहीं होता है, उसमें अडेप्ट करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। देखो ये तो सीधा सीधा सिंपल डेफिनेशन पे है, पहला यूनिट है सोम का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो ये कौन सा होता है, ये होता है रेजिलियंस। ठीक है, आंसर हो गया रेजिलियंस, 10 में आ गया ए, क्वेश्चन नंबर 10 में ए। ठीक है, तो ये होता है, देखो माइल्ड स्टील के लिए कर लूं, करूँ कैसे आता है, ऐसे फिर ऐसे है ना, कुछ ऐसे होता है ना, रफली मैंने बनाया है, ये सिग्मा और ये एप्सिलॉन। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये आता है। ठीक है, तो ये यहाँ कुछ लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये देखो ये जो एरिया है ना इसको बोलते हैं रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस या रेजिलियंस बोलते हैं। आंसर हो गया अपना ए। ठीक है, जो वो अगर यूनिट वॉल्यूम के लिए वो होता है MOR। ठीक है, उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, तो आंसर 10 में हो गया ए। लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उनके बारे में भी समझ लो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन उन पे भी बन सकता है। तो है दूसरा ऑप्शन है बी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी होता है उसमें किसी मटेरियल में है ना, डक्टिलिटी जिसमें प्लास्टिक स्ट्रेन ज्यादा होगा ना,
प्लास्टिक स्ट्रेन या परमानेंट स्ट्रेन। एक तो इलास्टिक स्ट्रेन होता है, देखो हुक्स लॉ वैलिड आता है, इलास्टिसिटी ये है ना, जब इलास्टिसिटी क्या होता है कि कोई मटेरियल इलास्टिक है, इसका मतलब क्या है कि लोड हटाते ही वो ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक स्ट्रेन क्या होता है, वो ऐसा स्ट्रेन जो लोड हटाने पे चेंज नहीं हुआ, परमानेंट रह जाता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक स्ट्रेन। डक्टिलिटी होता है, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, इसमें प्लास्टिक स्ट्रेन ज्यादा हो, मतलब कि फेल होने से पहले उसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा है ना, मतलब अचानक से वो फेल ना हो, तो अचानक से फेल ना हो। जैसे कि एग्जांपल क्या है अपना, माइल्ड स्टील, एमएस माइल्ड स्टील। देखो जैसे कि माइल्ड स्टील का बना रखा ना अपने, ये माइल्ड स्टील, यहां तक तो कुछ हो गया, ये इलास्टिक स्ट्रेन ना, और ये इतना बड़ा, इसके बाद देखो ये यहां तक है ना फेल हुआ जाके यहां पे, ये है यहां पे ये प्लास्टिक स्ट्रेन, तो ये डक्टाइल मटेरियल है ना, तो ठीक है, ये प्लास्टिक स्ट्रेन, समझ गए आप बात, ठीक है। उसकी कुछ डेफिनेशन है फिक्स, वो यहां पे जरूरत नहीं है, आप बेसिक देख लो, जब क्वेश्चन आएगा उसी पे तब देखेंगे। नेक्स्ट अपना इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी, किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी क्या होती है, जब उस पर कोई लोड लगाया जाए है ना, उसके जो उससे उसका क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, है ना, उस डिफॉर्मेशन को वो जो रजिस्ट करे वो प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो वो जो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन होती है इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिक मटेरियल है, लोड हटाने पे क्या हो जाता है, ओरिजिनल कंडीशन में जाता है, एक इलास्टिसिटी, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन, ठीक है, ये अच्छे से लिख लो, ठीक, इलास्टिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना लास्ट है अपना मलेबिलिटी। मलेबिलिटी क्या है, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ठीक है, जिसके क्या करें, उस पर अगर लोड लगाएं कंप्रेसिव लोड, तो उससे क्या हो जाए, कंप्रेसिव लोड लगाने से थिन शीट बन जाए, शीट बना के, है ना, जैसे चद्दर बनाया गया है ना, जैसे कि उससे काम बहुत सारी काम में हो जाते हैं। जैसे कि इसका मटेरियल कौन सा है, जैसे कि गोल्ड है, वो सबसे मालेबल मटेरियल है ना। जो डक्टाइल मटेरियल है ना, मोस्ट डक्टाइल मटेरियल कौन है, प्लेटिनम, ये मोस्ट डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। मोस्ट डक्टाइल मटेरियल कौन सा है, प्लेटिनम, है ना। और जो मालेबल मटेरियल कौन सा है, गोल्ड है, ठीक है। अब ये इसे कंप्रेसिव लोड लगा के क्या करेंगे, कंप्रेसिव लोड लगाया, उससे वो थिन शीट बन गई, वो हो गया मालेबल मटेरियल, मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी हो गई। तो चारों के बारे में आपको पता चल गया, उससे कम से कम भी 10-12 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन, ये एमओआर का भी बता दिया मैंने, ये है ना, इसका एरिया बता के बता दिया, तो इससे एरिया छोटा सा न्यूमेरिकल भी बन सकता है, तो ये काफी काम की चीज है ना। तो डिटेल में बताना जरूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, छोटे छोटे, खास करके जे लेवल के एग्जाम है ना उनमें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग इसी जैसा ही है, प्रॉपर्टीज पे ही है ना। देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज लिस्ट इलास्टिक, ठीक है। लिस्ट इलास्टिक अपन देखेंगे, वो किससे पता चलेगा, किससे पता चलेगा, वो पता चलेगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से पता चलेगा। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से पता चलेगा कि वो कौन सा मटेरियल इलास्टिक ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको अगर आता है तो अटेम्प्ट करिए और आंसर बताइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। देखो, अपने पास 4 मटेरियल दिए हुए हैं, है ना। इनमें जो आयरन है, मैं यहां पे मान के चल रहा हूं, है ना। देखो, आयरन में इसने वो स्पेसिफाई नहीं कर रखा कौन सा है ना, तो ये माइल्ड स्टील भी हो सकता है, आयरन ये माइल्ड स्टील है ना, या फिर आयरन जो है कास्ट आयरन हो, रोट आयरन हो, कौन सा भी हो, ठीक है, वो मान के चल रहा है। तो जो इलास्टिसिटी है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, उससे पता करेंगे पहली बात तो, ठीक है। उससे पता करेंगे कि कौन सा मटेरियल इलास्टिक ज्यादा है। जो एमएस है, अपने इंजीनियरिंग मटेरियल अपन जब भी सॉम में बात करेंगे तब की बात कर रहा हूं, वो मोस्ट इलास्टिक मटेरियल होगा। मैं ओरल बात नहीं कर रहा हूं, अपने मटेरियल जब काम ले रहे हैं ना वहां पे अपने क्वेश्चन में करने के लिए, तो वो एमएस माइल्ड स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक जो है ना, उसके रेफरेंस में ही बात करेंगे, क्योंकि सबसे यूज होने वाला मटेरियल है अपना वही है।
EMS जो है ना वो उसकी जो ना इलास्टिसिटी है ना वो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में कास्ट आयरन सारी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है, ये कास्ट आयरन है ना। उसके बाद आता है ये एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। कंक्रीट और ये जो रबर जो है ना उसका जो है डिफॉर्मेशन रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन लिस्ट होता है, तो रबर। तो आंसर अपना हो गया बी, आंसर तो अपना हो गया बी कि जो लिस्ट इलास्टिक मतलब जो ना मॉडल यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी मिनिमम किसका है, वो है रबर का। आंसर हो गया अपना रबर, आंसर बी। जो जैसे कास्ट आयरन है उसका कम होता है ना, उसका लगभग होता है हाफ, है ना। जो EMS डिवाइड बाय 2 होता है ई कास्ट आयरन। जो एल्यूमिनियम होता है उसका होता है लगभग 1/3। कंक्रीट का होता है लगभग 1/10 to 1/25, ठीक है। ऐसे ही सिल्वर और इसका भी कॉपर का भी होता है। कॉपर का स्माइल्ड स्टील से कम होता है, उसके बाद होता है सिल्वर का। ये रोडर ऐसे होता है, पहले आयरन, कॉपर, सिल्वर, देन रबर, है ना। ये यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का ऑर्डर है इनकी वैल्यू का, ठीक है। तो उस हिसाब से आंसर हो गया अपना बी, ठीक है। तो ये रटना नहीं है, ये क्वेश्चन किस पे पूछा है। तो थ्योरी क्वेश्चन बिल्कुल चाहे ना रटने वाला दिखने में दिख रहा हो कि रटने वाला है ना, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है बहुत बार। तो ये ऐसा है क्वेश्चन, इस बेसिस पे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो उसको क्या पूछा है, हो जाए से कहीं आपसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट करना, क्या फॉर्मूला सीधा सीधा, है ना। शियर स्ट्रेस का क्या है इसने दे रखा है, इसका डिराइव करता है ना, सोम का क्वेश्चन है कि इसने डायग्राम दे रखा है ना। ऐसे डिराइव करने के टाइम पे अपना ऐसा सारा काम चीजें करते हैं, पूरा डिटेल में बता रखा है। सीधा फॉर्मूला पूछा है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, Q=V × AY डिवाइड बाई I × B, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया अपना ए, आंसर तो सीधा सीधा ए हो गया, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू, ये सीधा फॉर्मूला, इसमें मैं क्या बताऊंगा, कोई वो है नहीं। वी क्या होता है, ये होता है शियर फोर्स, ठीक है। ए एरिया हो जाएगा, जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसमें डायग्राम में ये वाला एरिया जो दे रखा है ना वो है। वाई बार जो इस एरिया का जो सीजी है उसका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस वाई बार है। आई है न्यूट्रल, ये जो आई है ना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन ए न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट है। और बी जो है ना उसकी विड्थ है, ठीक है। बी आ गई, ये विड्थ जो दे रखी है विड्थ आ गई आंसर, तो ये आ गया, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला। इसके बाद में क्या करते हैं, सर ने आपको पढ़ाया होगा सोम में। उसके बाद में अपन क्या है, शेप देखते हैं कि शेप कैसे आती है, चेंज कैसे कर, वेरी कैसे करता है ना। लिनियरली वेरी करता है शियर स्ट्रेस या फिर पैराबोलिक करता है। तो अपन क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड केस लेके चलते हैं, किसके लिए ये करते हैं, रेक्टेंगल शेप लेते हैं रेक्टेंगल के लिए। ये इसने क्या है, ये जनरल कंडीशन दे रखी है, कोई भी शेप ले ली ऐसे। ये कोई ये दिखना है आप लोग को, ये कोई शेप नहीं है कि एग शेप दे रख लिख रहा है, तो ये कोई शेप इसने डिफाइंड शेप नहीं लिया, ऐसे ही लिए है जनरल शेप। तो रेक्टेंगुलर के लिए लेने के बाद अपन को पता चलता है कि ये वेरी कैसे करता है, ये करता है पैराबोलिक वेरी करता है, पैराबोलिक वेरी करता है ना। तो जो न्यूट्रल एक्सिस है उसमें पैराबोलिक, ये जो जैसे मैंने बना दिया ये है रेक्टेंगुलर, ये पैराबोलिक ऐसे वेरी करता है कि जो एंड्स हैं वहां पे जीरो होते होते न्यूट्रल एक्सिस पे जाके हो गया मैक्सिमम, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रल एक्सिस पे, मिड डेप्थ पे ये सारी चीजें मत कर लेना। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम टाउ, ठीक है। टाउ या फिर जो भी क्यू जो भी लिखे आप, ये तो लिखने का तरीका है। तो एक तो पैराबोलिक नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कैसा, एंड्स पे जीरो, बीच में जो ना ये बीच में सॉरी न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम, ठीक है। तो चलो आंसर हो गया अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए गिवन shear force across a symmetrical I section, the intensity of shear stress is maximum at the, पहली बात तो बताओ, ये अपने बिल्कुल ये कोई स्टैंडर्ड केस लिया था, तो उससे क्या पता चला, अपन को न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये पता चला। तो आंसर तो यही देख के देख लो कि ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, कोई भी शेप हो लगभग सिमिलर आएगा ना आए तो मैं काम करता हूं आपको ना ये आई सेक्शन के लिए ही बता देता हूं, ताकि आपकी सारी चीजें दूरी हो जाएंगे ना, सारे जितने भी डाउट्स हैं
सेम पता हो ताकि आपके भी क्वेश्चन पूछें दिमाग में रहेगा तो कर पाएंगे, रटना नहीं है। ऐसे बनता है, देखो आई सेक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 13, ये अपना आई सेक्शन, ठीक है, ये आई सेक्शन है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस। ये अपने अभी देखा फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू V इंटू वाई बार डिवाइड बाई आई बी। बी क्या थी, विड्थ थी, यहां पे क्या है, विड्थ इतनी है, इसी सेक्शन के जस्ट इस बाद में क्या हो जाएगी, विड्थ इतनी हो जाएगी। अब ये बताओ Q की वैल्यू बताओ, विड्थ ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, विड्थ ज्यादा है तो उसकी Q की जो शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू कम होगी, सही बात है। जैसे ही विड्थ कम होगी, ये वैल्यू कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगी, शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ये Q और B जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये जैसे ही विड्थ कम होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अपन जानते हैं वेरी कैसे करता है, वेरी करता है पैराबोलिक, तो यहां से स्टार्ट होगा 0, एंड्स पे 0, ठीक है, एक साइड से कर लूं, सिमेट्रिकल की बात कर रहा है, एंड से 0, पैराबोलिक स्टार्ट हुआ, यहां पे यहां तक आ गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अचानक से क्या होगा, विड्थ कम हो गई ना, अब्रप्ट चेंज आएगा, अचानक से विड्थ कम हो गई, विड्थ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ गई, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर से वही पैराबोलिक और इंक्रीज होगी, पैराबोलिक वेरिएशन, और ये मैक्सिमम क्या हो गई, इंटरनल एक्सिस पे मैक्सिमम हो गई। यहां तो क्या करना है, यहां कुछ नहीं करना, यहां तो सेम का सेम ही, ये तो सिमेट्रिक है ना, तो सेम का सेम ही यहां जैसा हुआ वैसे ही यहां पे होगा, तो ये न्यूट्रल एक्सिस यहां पे आ गया मैक्सिमम, ये आ गया मैक्सिमम, ठीक है। ये डायग्राम ऐसा बनता है, बड़ा क्यों, क्योंकि विड्थ की वैल्यू यहां पे अचानक से कम हो गई सडनली, तो ये शियर स्ट्रेस भी अचानक से बढ़ गया, और उसके बाद तो वेरिएशन क्या होगा, पैराबोलिक ही होगा, और ये इंटरनल एक्सिस पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा। तो आंसर देखो, ऑप्शन देखो, फिर चेक करो, ये आपको पता है पूरा, तो आंसर मैच करो। एट द जंक्शन और द फ्लैंज एंड द वेब, मैक्सिमम कहां पे है, जंक्शन वेब यहां पे कहां है, मैक्सिमम थोड़ी ना, नहीं है, गलत है, ये ऑप्शन गलत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एट द जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम फाइबर, नहीं, यहाँ एक्सट्रीम फाइबर तो क्या होता है, ये एक्सट्रीम फाइबर इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे क्या 0 है, 0 है तो क्या करते हैं, मैक्सिमम थोड़ी ना है। फिर है सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन, सेंट्रोइड या न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहा है, वहां पे यहाँ पे देखो, यहाँ मैक्सिमम साइड में 0 है, ये अब्रप्टली चेंज हुआ है, ठीक है। तो पूरा आपको डायग्राम पता है तो पूरा आप बता सकते हैं, तो आंसर हो गया अपना डी, 13 में डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है ना, अगर आप इसको रट लिए होते हैं, डी आ गया सीधा सीधा, तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम पे इसी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अलग बना के पूछ लेता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे ना करें, मैं जब जैसे बता रहा हूं सॉल्यूशन, उसको पूरा अच्छे से वैसे ही पढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, पढ़ो इसको, ये रटने का ये सीधा, इसमें कुछ नहीं है ना। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम ऑफ ए लेंथ एल हैविंग बोथ एंड फिक्स्ड, है ना, फिक्स्ड एंड की बात कर रहा, दोनों एंड इसके फिक्स्ड हैं, कॉलम है, तो उसकी जो इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगी, तो याद रखने का उसमें कुछ नहीं है ना, तो इसके बहुत सारे केस होंगे, दोनों साइड में क्या है, फिक्स्ड है, तो इक्विवेलेंट क्या लेंथ हो जाएगी, L/2, है ना। ये दोनों टाइम पे, दोनों साइड पे क्या है, पिन है, क्या हो जाती है, ये होती है L, ये कैंटिलीवर है, तो क्या हो जाती है, इसकी होती है L इफेक्टिव होती है 2L, और ऐसे ही ये होता है, एक तरफ फिक्स्ड एक तरफ है पिंड, तो क्या होता है, ये होता है L/√2। तो ये ऑप्शन कौन सा अपना आंसर, ये है अपना आ जाएगा ए, ये वाला। तो 4 केस होते हैं, इसी को लैंग्वेज में आप बोल देंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइड फिक्स्ड, दोनों साइड पिंड, और एक साइड ये क्या कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर वाला टाइप का, एक तरफ फिक्स्ड है, एक तरफ है, एक एंड फ्री है, एक एंड क्या फिक्स्ड है, सेम ही ऐसे। और उसके मॉडिफिकेशन वाले भी होते हैं थोड़े, है ना, कि इसमें क्या करते हैं, इधर इसका रोटेशन तो अलाउ कर, यहाँ क्या रोटेशन तो अलाउ कर रहे हैं लेकिन मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहे, तो इससे जस्ट उल्टा भी होता है। तो वो सारे मॉडिफिकेशन वाले भी देखेंगे बाद में, अगर क्वेश्चन आया तो, अभी नहीं देख रहे। तो 4 केस में से कोई भी पूछे, स्टैंडर्ड है, याद रखो। अभी ये पूछा, आंसर हो गया ये क्वेश्चन आरसीसी में पूछा होता है, तो देखो ये होता है, ऑप्शन देख के पता चलता, उसमें आता है ये 0.65 L आता है।
ये स्टील में भी होता है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। आरसीसी में क्या मानता है, ये मान के चलता है कि जो फिक्सिटी है ना, जो फिक्स है ना दोनों साइड, वो फिक्सिटी अपन नहीं कर पाते हैं इंश्योर, इसलिए क्या करते हैं, जो ये वैल्यू ना ये बढ़ा देता है, 0.65 कर देता है। तो ये डिपेंड करता है किसमें क्वेश्चन पूछा, अभी फिलहाल अपना वो ऑप्शन देख के पता चल जाता है या फिर बोलता है ना, आरसीसी मेंबर ऐसे कुछ लिखा होता है उसमें, क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा होता है। तो अभी क्या करके चलेंगे, L/2। चलो आंसर आ गया अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फॉर गिवन स्ट्रेस, ये थोड़ा सा ना ये मिसप्रिंट कर रखा है, द रेशियो, राशन नहीं है, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन व्हेन प्लेस्ड विद टू साइड हॉरिजॉन्टल टू द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विद इट्स डायगोनल हॉरिजॉन्टल। देखो अपन को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसका रेशियो निकालना है। एक बार तो क्या है कि अपने पास कौन सा सेक्शन है ना, ये रेक्टेंगल या फिर ये स्क्वायर सेक्शन है, स्क्वायर सेक्शन बोल दूं एक साइड पे, एक बार दूसरा कौन सा है, दूसरा केस कौन सा है, अपने पास डायमंड सेक्शन है। देखो पढ़ो उसको आप एक बार फिर से समझ आ जाएगा लैंग्वेज क्या कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, हो जाएगा, यहां पे मिटाने की जरूरत नहीं है। देखो पहला केस है ये, ठीक है, साइड है इसकी, साइड जो है ना स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो साइड इसकी क्या है, साइड मान ली मैंने ए, ऐसे, ठीक है। एक है केस ऐसा, सेम, बस डिफरेंस क्या है, इसको क्या रखा कैसे है, इसमें साइड की तरफ रखा है, इसको मतलब इस हिसाब से रखा है, सेम क्रॉस सेक्शन है, वही है, सेम का सेम ही साइड है और स्क्वायर सेक्शन ही है, लेकिन इसको डायगोनल के हॉरिजॉन्टल रखा है, इसमें साइड को हॉरिजॉन्टल रखा है, बस डिफरेंस इतना ही है। ये इसको बोलते हैं, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो गया, ये उसको बोलते हैं, इसको डायगोनल, इसको वो बोलते हैं, डायमंड भी बोलते हैं, डायमंड सेक्शन। तो या तो जैसा इसने लैंग्वेज लिख रखी है वैसा, या फिर बोलते हैं डायमंड सेक्शन है, तो दोनों में डिफरेंस नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसी को ही डायमंड सेक्शन बोला जाता है। देखो डायमंड जैसा दिख रहा है ना दिखने में, तो डायमंड सेक्शन बोला जाता है इसको, ठीक है। अब बोल रहे हैं MOR का, है ना, ये पहला केस, ये सेकंड केस, MOR फर्स्ट डिवाइड बाई MOR सेकंड पूछा है अपने से, ठीक है। तो क्या होगा MOR, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MOR क्या होता है, वो होता है सिग्मा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई जेड। ये देखो थोड़ा जगह कम है, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं, ये मिटाना ही पड़ेगा, जगह कम है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15, दो केस दे रखे हैं, एक अपने पास है ये वाला केस, केस फर्स्ट, दूसरा केस है अपने पास ये वाला, ठीक है, केस सेकंड। दोनों में जो है ना क्या है, स्क्वायर ही सेक्शन है, साइड अपनी है ए, ठीक है, इसकी भी साइड ए है, इसकी भी साइड ए है, बस इसको डायगोनल को हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, डिफरेंस यही है। अपन को पूछा है MOR का रेशियो पूछा है, MOR फर्स्ट डिवाइड बाई MOR सेकंड। एक तो ये गलती नहीं होनी चाहिए कि कौन सा, मतलब ये उल्टा सीधा ना कर दो, ये है ना, तो ये ध्यान रखना आपको, जैसा इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी वैसे दिए हुए हैं, ठीक है ना। देखो 1/√2 दे रखा ना, तो ये गलती नहीं करनी है अपन को। दूसरी बात है, देखो MOR क्या होता है, पहले तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सिग्मा मैक्सिमम इनटू जेड, ठीक है। ये कहां से आता है, M/I इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू E/R, जो फ्लेक्सिबल फॉर्मूला है ना, ये यूलियर और बर्नौली जो दिया था उसी फॉर्मूले से आता है। M/I पहले और दूसरे से देख लो, M इक्वल टू I डिवाइड बाई वाई क्या हो गया, Z इंटू सिग्मा, ठीक है। सिग्मा मैक्सिमम क्या होता है, ये मेटेरियल की प्रॉपर्टी है, मेटेरियल दोनों केस में बता नहीं रखा है, तो अपन सेम मान के चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा से MOR फर्स्ट डिवाइड बाई MOR सेकंड इक्वल टू Z1 Z फर्स्ट डिवाइड बाई Z सेकंड, क्योंकि रेशियो है दोनों में, सिग्मा मैक्सिमम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो अपन को ये नहीं चीजें बतानी है, Z फर्स्ट डिवाइड बाई Z सेकंड। अपन Z जो सेक्शन मॉडुलस है वो क्या होता है, I अपॉन
वाई, है ना, जनरल कंडीशन बोले तो वो dy2 भी होता है, वाई आता है ना, dy2 या फिर जो भी वैल्यू आती है वो आता है। तो रख दो यहाँ पे MOR फर्स्ट डिवाइड बाई MOR सेकंड इक्वल टू I1 डिवाइड बाई I2 मल्टीप्लाई बाई Y2 डिवाइड बाई Y1 सॉरी, हो गया ना। इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो I1 डिवाइड बाई I2 I सेकंड, यहाँ पे सेकंड और ये सेकंड, ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोनों केस के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ये आपको याद ही रखना, एग्जाम के टाइम सोल्व नहीं कर पाओगे। दोनों केस के लिए I फर्स्ट और I सेकंड है ना, इन दोनों के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दोनों के लिए सेम निकल के आता है, बस सेक्शन मॉडुलस में डिफरेंस आता है कि वो किसकी वजह से आता है, वो वाई की वजह से डिफरेंस आता है। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है, दोनों की वैल्यू सेम आती है। वो कितनी आती है आप पता कर सकते हैं, वैल्यू कितनी आएगी, क्या लिखते हैं, जनरल BD क्यू 12 लिखते हैं, साइड ए बी और डी दोनों सेम है, वैल्यू क्या हो जाएगी a की पावर 4 डिवाइड बाई 12। तो ये I की वैल्यू दोनों केस में a की पावर 4 डिवाइड बाई 12 आता है बस। अब देखो ये क्या आ जाएगा, y सेकंड डिवाइड बाई y1 y फर्स्ट, ये बताओ y सेकंड केस में ये वैल्यू बताओ और फर्स्ट के केस में ये वैल्यू बताओ। तो y सेकंड देखो और y फर्स्ट देखो, y फर्स्ट दी टोटल a, ये क्या आ गया a/2, नो प्रॉब्लम। ये केस, ये साइड a है, ये साइड a है, तो ये डायगोनल कितना हो गया, डायगोनल हो गया √2a और उसका हाफ है, तो ये आ गया √2a डिवाइड बाई 2, क्या आ गया a डिवाइड बाई √2। बस अब अपन को क्या करना है, इसको आगे ये वैल्यू पुट करनी है, तो a/√2 डिवाइड बाई a/2 क्या आ गया 2 डिवाइड बाई √2 आंसर आ गया, √2, ऑप्शन आ गया बी। देखो लग रहा है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा क्या MOR इक्वल टू क्या है, सिग्मा मैक्सिमम इंटू जेड। ये अपन को पता है मेटेरियल की प्रॉपर्टी, तो जेड फर्स्ट डिवाइड बाई जेड सेकंड, ये अपन को रेशियो इसी का निकालना है। मोमेंट इनर्शिया अपन जानते हैं दोनों केस में ही सेम आता है, तो सिर्फ और सिर्फ वाई क्या ये ना, सिर्फ और एक स्टेप है अपने पास, क्वेश्चन जो एग्जाम में करना है सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है। ये कैंसिल हो गया तो सीधा ये रख दिया अपन ने, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, ये क्या इसका हाफ, ये पूरा √2a, इतना तो पता ही है आपको, ये टोटल √2a, इसका हाफ रखेंगे, ये क्या आ गया a/√2, आंसर क्या आ गया √2, तो आंसर आ गया बी। तो ये बड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, इतना कुछ है नहीं, एक बार फिर से देखना आप, आसान सा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, इससे एक तो इसी का ये 2010 में आ चुका है, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया सीधा सीधा BD/12 है ना, जनरल कंडीशन में रेक्टेंगुलर के लिए, और ये स्क्वायर है तो ये दोनों की वैल्यू सेम कर दो, a की पावर 4/12, इसका भी सेम होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, वो पूछ लेगा। दोनों केस में z की वैल्यू पूछ ले, वो हो जाएगा। एक एक केस में MOR पूछ ले। अब इसने पूछा है दोनों का रेशियो पूछा है, तो ठीक है, तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो ये मैंने 3-4 क्वेश्चन बता दिए, वो आ जाता है। तो मैंने इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में बताया ताकि छोटे छोटे क्वेश्चन और भी हो जाएं साथ में। तो जेई के लेवल से, जे लेवल के लिए देखें तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम भी ले लेता है ना, अगर प्रैक्टिस कम है तो टाइम ले लेता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ए बार L मीटर लॉन्ग हैविंग इट्स area of cross section A is subjected to gradually applied tensile load W, the strain energy stored in the bar। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16, देखो इसने क्या कर रखा है कि लोड है W से जो एक दे रखा अपन को बार, उसका एरिया लेंथ दे रखा है और उसका उस पर लोड लगा रखा है W। तो बोल रहा है स्ट्रेन एनर्जी जो है ना, उसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी वो बताओ। अपन को पता है स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी होती है σ²/2E पर यूनिट वॉल्यूम, मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम तो टोटल आ जाएगी। ये अपन को पता है ना, ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी आ चुका है और मैं बता भी चुका हूं, इसका सॉल्यूशन आपको ऐसे, ये टू डायरेक्ट फॉर्मूला है ना।
इसने क्या करिए, इसी पे इसने एप्लीकेशन पूछ लिया, छोटा सा एप्लीकेशन क्या है, ये भी वो भी स्टैंडर्ड ही है, ठीक है। क्या करें, है ना, ये सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, ये तो स्ट्रेस है, अपन सिग्मा क्या लिख दें, P बाई ए फोर्स डिवाइड बाई एरिया, और यहां पे इसने लोड दे रखा है, क्या है, W दे रखा है, तो यहां पे पुट कर दो बस, डिवाइड बाई 2E, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। अब इसको सोल्व कर लो, आसान कर, ये थोड़ा सा सीधे सीधे कर दो, आंसर हो जाएगा W स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2E मल्टीप्लाई बाई ए इंटू एल, तो क्या आ जाएगा, W स्क्वायर एल, एक से ए कट जाएगा, डिवाइड 2AE। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन आ गया अपना बी, 16 में बी। तो या तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई वॉल्यूम टोटल हो गया, या फिर ये याद रख लो, है ना, स्ट्रेस की फॉर्म में ये, लोड की फॉर्म में ये, ठीक है, याद रख लो, आंसर हो जाएगा ये ध्यान रखना, ये सेल्फ वेट के लिए नहीं है, ये लोड के लिए है। सेल्फ वेट के लिए अलग से होगा तो वो पूरा उसका डेरिवेशन होता है अलग से, उस पर ज्यादा आपको जाना नहीं है अभी, तो ये सीधा सीधा ये याद रख लो, ठीक है। ये हो गया, आंसर हो गया अपना बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीडोमिनेंट इफेक्ट ऑफ एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑन ए हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल क्या स्प्रिंग आपने देखी है, हेलिकल स्प्रिंग ऐसी होती है ना, ये मैंने ऐसे रखी है, इस पे कह रहा है कि इसने टेंसाइल, एक्सियल टेंसाइल लगाया, मतलब एक्सियल टेंसाइल, देखो कोई सेंट्रिसिटी नहीं है, टेंसाइल फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब कह रहा है तो इससे क्या होगा, है ना, इससे प्रीडोमिनेंट इफेक्ट कौन सा होगा। अगर आपने ये तो है ना, सोम की भी जरूरत नहीं है, आप देखा होगा आपने कभी, आपने कभी स्प्रिंग ली, उस पे इसको खींच रहे हैं तो क्या होता है, वो टेंशन ही तो लगा रहे हैं, तो क्या होता है उसमें आपको क्या देखने को, ट्विस्ट देखने को मिलता है ना, तो वो क्या होता है, ट्विस्ट होता है बार, है ना। तो जो ये बार जो आपने स्प्रिंग बनाई है ना, वो क्या है, स्प्रिंग ट्विस्ट होती है, तो क्या होता है, कौन सा इफेक्ट आता है, ट्विस्टिंग का होता है। तो इसके लिए हर चीज के लिए ना आपको ये नहीं है कि सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ये तो थोड़ा जनरल चीजें भी हैं, और अच्छे से अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा तो कोई इसकी तो कोई देखो कोई बराबरी नहीं है, तो आंसर हो गया ट्विस्टिंग, आंसर इसमें 17 में बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप, देखो इसने सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है SSB, है ना, देखो ये SSB है, ठीक है। SSB उसके लोड क्या दिया हुआ है, सेंट्रल लोड दिया हुआ ना, इसके सेंट्रल लोड दिया हुआ है मिड पॉइंट पे W, ठीक है। लेंथ इसकी L है, और ये पूछ रहा है कि यहाँ पे स्लोप, ये A पॉइंट B पॉइंट पे स्लोप क्या निकल के आती है, थीटा A इक्वल टू थीटा B, दोनों सेम निकल के आती है, और ये पॉइंट C है कोई मिड पॉइंट का, है ना। ये पूछ रहा है स्लोप पूछ रहा है, सीधा सीधा स्टैंडर्ड है, याद रखना आपको ये, है ना। तो ये बहुत सारे स्टैंडर्ड केस हैं, उनमें से एक है SSB के लिए, SSB के लिए सेंट्रल लोड लग रहा है, एक केस, दूसरा केस है ना जो UDL लग रहा हो, सेम ही कैंटिलीवर के लिए दोनों केस, उसके लिए आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों आपको याद रखने हैं। तो इसके लिए देखो क्या होता है, WL स्क्वायर अपॉन 16EI, कैपिटल W है, कैपिटल W अपॉन कैपिटल W, ठीक है, WPI जो भी लोड दे रखा हो, और ये जो इसका वो हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया इसका, WL स्क्वायर अपॉन 16EI, आंसर आ गया 18 में A। तो ये कुछ नहीं है, इसका मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूं, है ना, कि इसको सोल्व करो मेथड से, पूरे मेथड कोई से भी बहुत सारे ना मेथड लगा के, नहीं, ये स्टैंडर्ड है, इसलिए स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड याद ही रखो, इसको सोल्व करने का टाइम नहीं होता है। इसके लिए डेल्टा C, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या आता है वो याद रखो, ये होता है WL³ अपॉन 48EI। ऐसे ही वो आता है उसके लिए UDL लगा हो, उसके लिए क्या होता है, डेल्टा C क्या होगा, डेल्टा C उस पॉइंट पे जो मैक्सिमम पॉइंट वाला होता है ना, ये डेल्टा C, या मैं मैक्सिमम बोल दूं, या मैक्सिमम कितना आता है, उसी पॉइंट पे आता है, लेकिन मैक्सिमम नहीं आता है। ये मैक्सिमम कितना आएगा, वो था 5/385, 5/384 WL⁴ डिवाइड बाई EI, ठीक है। और जो थीटा A इक्वल टू थीटा B जो निकल के आता है ना, वो क्या आता है, वो आता है WL³ डिवाइड बाई 24EI। तो ये UDL का केस है, ये क्या है, सेंट्रल लोड है, W सेंट्रल लोड, तो आपको याद रखना है। मैंने SSB के लिए बता दिया, नेक्स्ट कैंटिलीवर का क्वेश्चन है तो कैंटिलीवर में देखेंगे, तो आपको दोनों याद रखने हैं। एक केस कंप्लीट हो गया SSB का, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, याद रखो इसको। जैसे वो देखो, देखते ही टिक लगाया, क्वेश्चन हो गया,
मिल गए मार्क्स, ऐसे होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पढ़ो इसको। इफ ए सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क T एंड बेंडिंग मोमेंट M, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम बेंडिंग डिवाइड बाई मैक्सिमम शियर, इसका ठीक है। तो अपन को पता होना चाहिए ना, मैक्सिमम का फॉर्मूले पता होना चाहिए, दोनों का क्या है, उनको रेशियो ले लो, आंसर हो जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूले, ये तो आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले तो क्या काम करो आप याद रख ही लो। फॉर्मूले से यूनिट आती है, फॉर्मूले से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, फॉर्मूले से छोटा मोटा न्यूमेरिकल हो जाता है, फॉर्मूले से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या किसके एक प्रोपोर्शनल है उससे बनता है। तो फॉर्मूले आप एक भी ना छोड़ो किसी में भी, और टॉपिक कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। और अभी तो टाइम है काफी, लेकिन अभी ऑलरेडी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर नहीं है तो ये काम करो, फॉर्मूले की है ना सब्जेक्ट वाइज एक दो पेज बना लो, लिख लो, उनको याद कर लो, ताकि इसको रिवाइज करते रहें। तो अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 अपन को पूछा है सिग्मा डिवाइड बाई टाउ, है ना, बेंडिंग स्ट्रेस डिवाइड बाई मैक्सिमम ये शियर स्ट्रेस। मैं यही तो लिख रहा हूं, ये बेंडिंग है और ये है अपना शियर है, ये शियर है, मैक्सिमम शियर, ठीक है। तो ये पूछा अपन से, तो सिग्मा जो होता है वो होता है 32 अपॉन ये होता है, जो टाउ होता है वो होता है 16T अपॉन पाई डी क्यूब। डिवाइड कर दो इनको, आंसर आ जाएगा अपना 32 अपॉन पाई डी क्यूब डिवाइड बाई 16T अपॉन 2m/t, आंसर आ गया 2m/t। तो सी आ गया आंसर। आसान सा क्वेश्चन, देखो ये याद होना चाहिए आपको। इसमें क्या करूं मैं, ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो ये डिवाइड कर दो। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद करो और दोनों का रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा 2m/t, आंसर हो गया सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये पढ़ो। द टू बीम्स वन ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड द अदर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हैव इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो दो अपन को शेप दे रखी है, एरिया दोनों का सेम है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है के शेप दे रखी है, एरिया सेम है दोनों का। सब्जेक्ट टू बेंडिंग है। अब देखो बेंडिंग के लिए उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये कह रहा है कि कौन सा मजबूत है, कौन सा इकोनॉमिकल है ना, स्टिफ है या मजबूत है ना, हिसाब से पूछ रहा है अपन से क्वेश्चन। पहली बात तो जैसे अपने शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, किस हिसाब से उसका वेरिएशन होता है अलोंग द डेप्थ, वैसे ही अपन को बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में भी पता होना चाहिए, जिससे ही अपन कंपेयर कर पाएंगे दोनों को। अब देखो शियर स्ट्रेस में वेरिएशन कैसे हो रहा था, वेरिएशन होता पैराबोलिक, ठीक है। पैराबोलिक वो डिपेंड नहीं करता किस शेप पे है, वो हर शेप में वेरिएशन पैराबोलिक हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे जाके मैक्सिमम हो रहा है ना। वो बस विड्थ पे डिपेंड करेगा, वो फिर वो अचानक से चेंज आता है, जैसे विड्थ कम होगी तो बढ़ जाएगा। वैसे ही इसमें विड्थ पे, इस पे शेप पे डिपेंड नहीं करता है, और ये कैसे वेरी करता है, ये लिनियरली वेरी करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 20, बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें। बेंडिंग स्ट्रेस, अपन को बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन पता नहीं होगा अलोंग द डेप्थ, तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 केस दे रखे हैं, ये है, ठीक है, ठीक है, ये है न्यूट्रल एक्सिस, ये मैक्सिमम, अब देखो ये अपना पहला क्या क्या है, ये है पहला है अपना केस, एक ये सर्कुलर है और दूसरा क्या है, दूसरा अपना स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। ये स्क्वायर है, मैंने थोड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है लेकिन आप स्क्वायर समझ लो, इसको स्क्वायर ही है, ठीक है। अब देखो दोनों का एरिया इसमें सेम होता है, एरिया जो है ना वो कांस्टेंट है, दोनों के इसमें सेम है, ठीक है। अब ये कह रहा है, ये दोनों की कंपेयर कर रहा है बेंडिंग स्ट्रेस के लिए कौन सा इकोनॉमिकल होगा या कौन सा स्टिफ ज्यादा होगा। अब ये पहली बात तो ये देखो, इसका जो वेरिएशन है ना बेंडिंग स्ट्रेस का, वो ऐसे आता है कि जो एक्सट्रीम फाइबर है वहां पे मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जो न्यूट्रल एक्सिस है उस पे जाके 0 हो जाती है ना।
ये पूरा जानना है कि कैसे आता है, ये पूरा सोम में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अपन डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट यूज करेंगे ना, क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसे इसका डायग्राम बनता है। ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सी शेप है, सब शेप के लिए यही ऐसा डायग्राम बनता है। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ, यहाँ मैक्सिमम आ रहा है एक्सट्रीम फाइबर पे, तो अपन वहां पे एरिया कम रखेंगे या ज्यादा रखेंगे? हाँ, एरिया ज्यादा रखेंगे ना। तो इस केस में क्या है, देखो सर्कुलर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जाते जाते यहाँ देखो, यहाँ एरिया मैक्सिमम है ना, विड्थ जो मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम है, करते 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 कम हो रहा है एक्सट्रीम फाइबर पे, जहाँ एक मिनिमम हो रहा है। ये सिमेट्रिकल है तो दोनों साइड में सेम हो रहा है। इसमें केस में क्या है, चेंज नहीं हो रहा, ये क्रॉस सेक्शन जो है ना वो अलोंग द डेप्थ जो है ना, विड्थ जो है चेंज नहीं हो रही, ओवरऑल जो एरिया वो चेंज नहीं हो रहा है। इस केस में क्या होगा, ये इकोनॉमिकल ज्यादा थोड़ी ना होगा। एक तो इकोनॉमिकल देख रहे हैं, इकोनॉमिकल कौन सा है, एक स्टिफ कौन सा है। स्टिफ का तो अपन को पता चल गया, जो मजबूत कौन सा है। देखो ये तो देखो यहाँ पे ज्यादा फेल होने के चांसेस किस में होंगे, इसमें होंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन को एरिया ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, है ना, स्ट्रेस या फिर लोड ज्यादा है तो एरिया ज्यादा रिक्वायर्ड होगा ना उसको रजिस्ट करने के लिए। सर्कुलर में ऐसा नहीं है, तो ये सर्कुलर ज्यादा ये नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा इस केस में। इकोनॉमिकल की बात करूं मैं, देखो इस एरिया में ये न्यूट्रल एक्सिस पे बात करूं, यहाँ पे एरिया क्या है ना, विड्थ क्या मैक्सिमम है, एरिया ये इतना एरिया जो है, यहाँ पे अपन क्या करना चाहिए, अपन को मिनिमम रखना चाहिए, है ना। क्या मिनिमम रखें तो कम से कम ना थ्रू आउट जो है ना सेम तो रखें, ताकि ये वेस्ट न जाए मटेरियल। तो यहाँ पे क्या रहा, ज्यादा रख रहे हैं तो ये इकोनॉमिकल भी कम होगा दोनों केस में। तो स्क्वायर जो क्रॉस सेक्शन है वो इकोनॉमिकल भी ज्यादा होगा, स्टिफ भी ज्यादा होगा। इन दोनों की कंपेयर कर रहा हूं दोनों की केस में। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देखो फिर, बोथ सेक्शन आर इक्वली इकोनॉमिकल, गलत बात है। बोथ सेक्शन आर इक्वली स्टिफ, गलत बात है ना। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज मोर इकोनॉमिकल, ये भी गलत बात है। तो आंसर आ गया स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज मोर इकोनॉमिकल। तो 20 में आ गया डी। देखो ऐसे आपको करने हैं क्वेश्चन। दिखने में तो वो लग रहा है कि ये पूरा थ्योरेटिकल होगा, नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके पीछे ये डायग्राम छुपा है। ठीक है, तो आंसर आ गया डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज ए पॉइंट वेयर, ये तो याद रखने का है। कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कौन सा होता है, जहां पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो साइन चेंज करता। तो आंसर आ गया इसमें डी, 21 में डी, 21 में डी। वो सेम पॉइंट, वही उसी सेम पॉइंट को अगर डिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाएं तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। सेम पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है ना, उस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, है ना। और उसी सेम पॉइंट को अगर डिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आएगा तब बताऊंगा मैं आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन करो, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें गलती होती है, 2-3 गलतियां। कई बार लोगों को समझ भी नहीं आता क्या पूछ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने एसएफडी बीएमडी पढ़ा है तो ये इससे सोम का बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। बस कुछ अलग दिख जाता है ना, सपोर्ट नहीं दिया हो, ऐसी चीजें, ऐसी लैंग्वेज दिख जाती है तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो, क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ए रेक्टेंगल लॉग ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन द वाटर। ठीक है, जो लोड है वो सेंटर पे कितना है, 100 न्यूटन। द मैक्सिमम शियर फोर्स इन द वुडन लॉग, देखो कहां पे है, कितना है, मैग्नीट्यूड भी बताना है, लोकेशन भी बतानी है। ये देखो, ये कोई वुड है अपना, ये वाटर है, ठीक है, वाटर 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 है ना, वाटर है, इसके सेंटर पे लग रहा है 100 न्यूटन। ऐसा केस है, अपन से पूछ रहा है शियर फोर्स जो है, शियर फोर्स वो वैल्यू कितनी है और लोकेशन पूछ रहा है। अब देखो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, तो ये पूरे तरह है यहाँ पे हर जगह, क्योंकि वाटर है, वाटर पे अपन ने पास्कल लॉ पढ़ा है, इसके अंदर में हर पॉइंट पे प्रेशर इक्वल लगता है। तो सेम ही सरफेस पे हर जगह ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, पूरे वाटर पे लोड लगेगा ये, है ना। तो ये उसी तरह ऐसे होगा। तो यहाँ पे ये W है, को भी अपन मान लें वैल्यू W जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूडीएल जो है वैल्यू W है। अब देखो अपन जानते हैं ये लेंथ कोई मान लो लेंथ L, तो WL = 100, ठीक है, सही बात है।
बिल्कुल सेंटर पे लगा रहा है, तो आधे में इतने में है ना ये कितना एडजस्ट कर रहा है 50, यहां पे जो है ना लोड कितना लग रहा है 50, इधर में 50। लेकिन क्या है, ये क्या है, ये लीनियरली वेरिंग है ना, ये सॉरी लीनियरली वेरिंग नहीं है, ये यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो तो क्या होगा ये बताओ मुझे, है ना, ये क्या होगा, ये वैल्यू W इंटू एक्स लिखते हैं ना इसका, जो शियर फोर्स के लिए लिखूं शियर फोर्स। इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ पे सपोर्ट मान के करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट मान के गलतियां कर देते हैं कि यहाँ पे ना क्या कर दिया, ऐसे कर लेते हैं इसको, ये सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, और ये लग रहा है 100 न्यूटन, है ना, तो ये आ गया 50 और ये आ गया 50, ये गलत है। गलती होती कई बार पढ़ने में जल्दी जल्दी, कई बार क्या कर देते हैं कि यहाँ 100 न्यूटन है ना, यहाँ सपोर्ट की तरह इसको कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं साथ साथ में कि ये 50 तो कर ही लिया है ना, और प्लस इसमें W लगा दो। तो ये गलती ये भी नहीं करनी है आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं ये गलतियां नहीं करनी है ना। तो ये ज्यादा गलती होती है, इससे ज्यादा तो ये तो फिर भी पता चल जाता है लोगों को, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। तो इसमें देखो इधर में जो 50 है ना वो क्या करता है, वो यहाँ पे या यहाँ पे मुझे शियर फोर्स बताओ कितना होगा, अपन को लिखते कहते हैं कैसे लिखते हैं W इंटू एक्स। तो इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे शियर फोर्स है 0। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते मिड पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी, वैल्यू L/2 हो गई, वहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 50 पहुंच जाएगी। तो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, ये क्या है, लोड क्या लग रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे 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 अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये डायग्राम ये ऐसे बनेगा पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया यहां पे 50, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे आ गया तो क्या आ जाएगा, जस्ट इस साइड में क्या है 50, लेफ्ट साइड में शियर फोर्स की वैल्यू 50। जैसे ही मिड पॉइंट के इस साइड में जाएगा तो 50 है ना, और माइनस है 100, तो क्या आ जाएगा माइनस का 50। तो ये अब नीचे साइड में चल जाएगा, वैल्यू आ गई यहाँ पे -50। या फिर इस साइड से देख के चलो तो इस साइड में 50 है। तो ये डायग्राम तो देखो मैं शियर फोर्स का डायग्राम बता रहा हूँ। अगर आपको ये सारी चीजें करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो एक काम करो, आसान से एल की वैल्यू ले लो कोई भी, जैसे एल की वैल्यू ले ली 10 रखो, 10 मीटर रख के फिर इसको सोल्व कर लो, फिर आसानी से आपको समझ आ जाएगा, है ना। जैसे ये इसकी वैल्यू 10 रख ली तो W की वैल्यू भी 10 आ जाएगी, तो आप आराम से कर पाएंगे सोल्व। एग्जाम्पल लेके कोई भी सोल्व कर लो, लेकिन मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं। अब ये बताओ जस्ट लेफ्ट साइड में कितना है वैल्यू शियर फोर्स, शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ मिड पॉइंट कितना है 50। राइट में भी कितना है, सेम का सेम ही मैं राइट में लिख रहा हूं, है ना, राइट साइड में सारी चीजें, तो कितना है वैल्यू 50। लेकिन उसी पॉइंट पे मिड पॉइंट पे क्या है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन में इसने पूछा है, ऑप्शन को देखते हुए अपन आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे 50 न्यूटन एट सेंटर, 50 न्यूटन एट सेंटर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन आते कि लेफ्ट साइड में कितना है, राइट साइड में कितना है, सेंटर पे कितना है, ऐसे क्वेश्चन आते तो लेफ्ट साइड में 50, जस्ट राइट साइड में, सेंटर का जस्ट लेफ्ट साइड में 50, सेंटर का जस्ट राइट साइड में भी 50, है ना। लेकिन उस पॉइंट ये मैग्नीट्यूड अलग है, वो अलग बात है, लेकिन वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। जो पॉजिटिव साइड में नेगेटिव साइड में, ये तो उसको अपन को ऐसे भी दिखाने का तरीका है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों साइड में ही 50 है। लेकिन उस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे या सेंटर पे ये इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। देखो क्या आ रहा है 50, ये इस पॉइंट पे क्या है, अपन चेंज हो रहा है साइन, तो बता नहीं सकते कुछ भी। तो ये ऐसा क्वेश्चन होता, मैंने आपको डिटेल में बताया, ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं। तो आंसर हो गया अपना डी। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा पढ़ना नहीं है। क्या किया, ये बन गया डायग्राम ऐसे 50, ये बन गया, तो आंसर क्या आ गया 50। इस साइड में लिख लो, इस साइड में लिख लो, आंसर आ गया 50। मैं इसलिए बता रहा हूं कि डिफिकल्ट है, अगर क्वेश्चन भी पूछे तब यहाँ पे घबराए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड आगे फॉर्मूले डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के, है ना। एसएसबी सिंपली सपोर्टेड बीम हो या फिर कैंटिलीवर बीम हो, उसके दोनों केस, एक तो सेंट्रल लोड, है ना, एसएसबी के लिए एक यूडीएल लग रहा है, कैंटिलीवर के लिए एक तो यूडीएल लग रहा हो, एक जो है फ्री एंड पे लोड लग रहा है, उसके केस में स्लोप और डिफ्लेक्शन के सारे फॉर्मूले देखो। तो ये पूछा है करेक्ट मैचिंग कौन सी है, कौन सा सही ऑप्शन है, ये पूछा अपन से, करेक्ट मैच कौन सा कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23।
तो ये याद करने का है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। कैंटिलीवर बीम अंडर पॉइंट लोड एट टिप। देखो कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे फ्री एंड पे मैंने क्या काम करा, लोड लगा दिया, W लोड लगा दिया। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, बी पॉइंट पे स्लोप क्या होगी। इस पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों जीरो होते हैं, फिक्स्ड है ना, तो ठीक है। इस पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन, ये क्या होगा, वैल्यू क्या आती है, डिफ्लेक्शन आता है WL3/3EI और ये आता है WL2/2EI। ऑप्शन देखो मैच कर रहा है क्या, ये कुछ इसने कुछ और ही लिखा है, WL3/48EI, तो ये पहला है ऑप्शन गलत। तो एक आपके लिए फॉर्मूला आप ना दोनों अभी याद कर लो, दोनों डिफ्लेक्शन और स्लोप का। ये कौन सा केस है, जब ये अपने पास बीम है कैंटिलीवर, इसके टिप पे लगा है लोड W, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास कैंटिलीवर बीम अंडर UDL। बी की बात कर रहे हैं, कैंटिलीवर बीम कैंटिलीवरी है, UDL लगा दिया अपने, ये W है, ये A है पॉइंट, ये पॉइंट B है। अब बताओ इसके लिए भी याद रखो, डिफ्लेक्शन ऑफ B और स्लोप ऑफ B, इसके फॉर्मूले होते हैं, WL4/8EI डिवाइड बाई, ये एक तो ये हो गया, एक है WL3/6EI। ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखो इस फॉर्मूले को भी। अब मैच करो, ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, देखो ऑप्शन मैच कर रहा है, WL4 डिवाइड बाई 8EI, ये देखो ये मैच कर रहा है, तो आंसर तो अपना मैच कर गया, ये डिफ्लेक्शन का है, आंसर हो गया अपना मैच। सब में इसने डिफ्लेक्शन ही दे रखे हैं, है ना, डिफ्लेक्शन स्लोप में स्लोप एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको ताकि याद हो जाए, तो आंसर अपना हो गया, ये आंसर हो गया, ये तो बी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट के बाकी भी देखना पड़ेंगे ना, ये सही है, करेक्ट मैच कर रहा है क्योंकि यही इसने बताया है। नेक्स्ट केस है अपना सिंपली सपोर्टेड बीम है अंडर सेंट्रल लोड। ये तो सेंट्रल पॉइंट के तो अपन ऑलरेडी देख रहे हैं ना, SSB केस में अभी आया था, ये W लग रहा है यहाँ पे, तो ये थीटा A, ये A है, ये B है और ये C है। थीटा A और थीटा B कितना हुआ था, दिया था WL² डिवाइड बाई 16EI, और ये जो डेल्टा C और जो डेल्टा मैक्सिमम हुआ था उसकी वैल्यू कितनी थी, वो थी WL3/48EI। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये कुछ और भी गा रहा है अपना, WL3/384 ऐसा कुछ गा रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो आपको याद भी हो गया, साथ में याद करते जाओ, ये स्टैंडर्ड है, याद करना है ये, इसलिए मैं सबके बारे में बता रहा हूं। लास्ट वाला है सिंपली सपोर्टेड है ना, UDL है, सिंपली सपोर्टेड UDL, ये अपना सिंपली सपोर्टेड ये UDL है, ये W लगा रखा है UDL, लेंथ L है, ये A और ये B और ये कोई मिड पॉइंट C। तो स्लोप जो है ना थीटा A और थीटा B की वैल्यू आती है, वो आती है WL3/24EI, ठीक है। और जो डेल्टा C और डेल्टा, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ना, ये वो कितना आता है 5/384 WL4/3EI, ये ऑलरेडी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले ही। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये कुछ और गा रहा है, ये गा रहा है 3/384, ये कितना आ रहा है 5/384। तो ये ऑप्शन मैच कर गया अपना, बी आंसर आ गया बी। लेकिन मैंने चारों केस के बारे में, सिंपली सपोर्टेड के 2 केस हैं, 2 केस कैंटिलीवर के हैं, मैंने दोनों आपको बता दिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, किसी भी देखो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, 8 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, 4 4 8 है ना, टोटल 8 क्वेश्चन बन गए। और कुछ है वो वेरिएशन हो जाए, वो भी है ना, और इसका भी एप्लीकेशन और हो जाए। तो मैंने आपको, अगर आपने नहीं पहले पढ़ा तो ये रट लो, एक एक फॉर्मूला, उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बीम एट ए सेक्शन कैरिंग ए शियर फोर्स F, द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम। देखो ये तो अब मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये तो आपको बताना है। ये शियर स्ट्रेस के 3 या 4 क्वेश्चन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, मैंने डिटेल में आपको बता दिया। मैक्सिमम कहां पर होता है, ये जो एक्सट्रीम फाइबर पे क्या होता है 0, और जो न्यूट्रल एक्सिस है वहां पे मैक्सिमम, है ना। देखो बॉटम मोस्ट फाइबर नहीं, है ना, मिड डेप्थ नहीं, मिड डेप्थ देखो ध्यान रखना है, न्यूट्रल सरफेस या न्यूट्रल एक्सिस है वहां पे। टॉप मोस्ट फाइबर या बॉटम मोस्ट फाइबर पे तो 0 होता है, मिड डेप्थ पे कुछ नहीं, पता नहीं अपन को, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कई बार मिड डेप्थ ही न्यूट्रल एक्सिस होती है। तो आंसर हो गया अपना 24 में सी, क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर सी, ठीक है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है,
इसका पहले तो करेंगे एग्जाम में कैसे करना है, एक है उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा, अगर और क्वेश्चन भी पूछ ले तो पहले एग्जाम के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो ये एसएफडी बीएमडी का बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं ना, वो उनमें से एक है ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा एसएफडी बीएमडी के बिना भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसका एसएफडी भी बना के दूंगा, बीएमडी भी बना के दूंगा, ताकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है इस पे। तो प्रीवियस ईयर को ना आप ऐसे मत करो कि पुराना आया हुआ है उसी को रट लिया, आगे कुछ नहीं किया, उसी का एप्लीकेशन है ना, नेक्स्ट टाइम पे वही उसका एप्लीकेशन पूछ लेता है, सेम का सेम क्वेश्चन पूछता है लेकिन अलग तरीके से पूछ लेता है, ठीक है, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट वे में। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 25 ये अपना दे रखा है, ठीक है, ये अपने पास दे रखा है बीम एसएसबी दे रखा है, और ये यहां दे रखा है मोमेंट एम, ये लेंथ ए, ये लेंथ बी, टोटल एल, ठीक है, ठीक है, ये दे रखा है ऐसा। पूछा है शियर फोर्स नहीं, द शियर फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन द फॉलोइंग बीम। पहले तो ये बताओ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कौन सा होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अभी क्वेश्चन आया था, वो जहां पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, ठीक है। अब देखो इससे देख के आपको लगा कि आपको बीएमडी पता बनाना पड़ेगा, उसी से पता चलेगा कि जिस पॉइंट पे ये जो ना साइन चेंज कर रहा है उस पॉइंट पे पहले तो वो पॉइंट पता करें, वो पॉइंट पता करने के बाद में वहां पे शियर फोर्स निकालें, यही तो है। लेकिन क्या होता है देखो, पहले तो इसमें पीओसी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को पीओसी लिख रहा हूं। कौन सा होता है जहां पे बेंडिंग मोमेंट जो है ना वो साइन का चेंज करता है, मोमेंट है साइन चेंजेस साइन, ठीक है, ये अपन ऑलरेडी जानते हैं, अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर ये साइन चेंज कहां करता है, ये है ना आप पढ़ चुके हैं सोम में, तो उनमें से एक आता है जहां पे मोमेंट लगा हो, कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा हो, जहां पे एसएफडी साइन चेंज कहां करता है, जहां पे कंसंट्रेटेड लोड लगा हो, ठीक है, जहां पे मोमेंट लगा हो वहां पे साइन चेंज कौन करता है, बेंडिंग मोमेंट, बीएमडी जो ना वो साइन चेंज करता है, बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक, बीएमडी साइन चेंज करेगा, मोमेंट लगा हो, जहां पे कंसंट्रेटेड लोड लगा हो वहां पे एसएफडी साइन चेंज करता है। तो अपन को तो क्या चाहिए, जो जहां पे मोमेंट साइन चेंज, जो मोमेंट लगा हो वहां पे साइन चेंज होगा, वही अपन को पीओसी पे ही अपन को शियर फोर्स निकालना है, जहां पे मोमेंट लग रहा है इसी पॉइंट पे ही क्या होगा, साइन चेंज होगा, वही पॉइंट क्या है पीओसी, और इसी पे अपन से पूछा है एसएफ, समझ गए। तो अपन को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, इसी पॉइंट पे एसएफ निकाल लो, शियर फोर्स निकाल लो, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे एप्लीकेशन के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, है ना। तो देखो क्या करना अपन को, शियर फोर्स निकालना है, निकाल दो इस पॉइंट पे, पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालो और कुछ नहीं करना है ना। अब देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आप क्या काम करो, ये रिएक्शन ऑफ ए, ये रिएक्शन ऑफ बी, मोमेंट लग रहा है, मैंने क्या काम करा, इसके अबाउट मोमेंट जीरो कर दिया, तो ये बताओ ये इस तरह रोटेट करेगा, ये इस तरह रोटेट करेगा, तो क्या आ गया, आर ए मल्टीप्लाई बाई लेंथ क्या है एल इक्वल टू, है ना, एम, तो आर ए क्या आ गया, एम बाई एल, आर ए आ गया एम बाई एल, ये एम बाई एल जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, और आर ए प्लस आर बी अपन जानते हैं वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम बाई एल, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये बताओ इस पॉइंट पे मुझे शियर फोर्स बताओ, शियर फोर्स क्या होगा इस पॉइंट पे, आर बाई एल, सॉरी आर ए होगा ना, कोई लोड नहीं है, तो शियर फोर्स क्या होगा, एम बाई एल होगा, तो आ गया आंसर एम बाई एल। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया अपना बी। तो सीधा सीधा तो अपन को क्या करना है, जहां मोमेंट लग रहा है वही क्या है, पीओसी है, वहीं पे पीओसी देखने को मिलेगा, है ना, पीओसी है वही जहां बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज देखने को मिलेगा, तो इसी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना है, क्या करें, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, सपोर्ट रिएक्शन से फिर तो शियर फोर्स निकल जाएगा, इस साइड में कोई और लोड नहीं है, इसके अलावा लोड होता तो अपन लिखते सारी चीजें, यहाँ सीधा सीधा वही आ गया एम बाई एल, आंसर आ गया एम बाई एल, ठीक है। लेकिन एसएफडी या बीएमडी पूछे तो कैसे बनाना है, तो वो देखेंगे अभी। तो अपन को सारी चीजें पता चल गई है ना, लोड रिएक्शन, ये जो सपोर्ट रिएक्शन पता चल गई, तो निकालो एसएफडी और बीएमडी। ठीक है, पहले अपन देख रहे हैं एसएफडी।
नीचे देखेंगे BMD। इस पॉइंट पे कितना है वैल्यू, R बाई जो R है कितनी वैल्यू M/L, यहां तक कांस्टेंट है पॉजिटिव M/L, ठीक है। इस साइड में क्या है वैल्यू है, वैल्यू कितनी है, कितनी है वैल्यू M/L, क्या है वैल्यू, क्या है पॉजिटिव है ना, तो पूरे में ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी ना M/L, इसके बाद लोड ही नहीं है ना, पूरे टाइम पे M/L पॉजिटिव हो जाएगी, पूरे में कांस्टेंट है ना, वैल्यू पूरे में कांस्टेंट है M/L पॉजिटिव, ये भी यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताएं, कांस्टेंट है पूरे में M/L। नेक्स्ट देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये SFD अपना, इसके बीच में कोई लोड नहीं है, मोमेंट है, मोमेंट से ये शियर फोर्स चेंज नहीं होता है, तो ये एक ही रख दूं प्लस, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे मोमेंट, यहां पे देखो क्या है बेंडिंग मोमेंट 0 है ना, बेंडिंग मोमेंट 0, यहां पे ये स्टार्ट होगा M/L इंटू ए, तो ये स्टार्ट हो गया M/L इंटू ए प्लस M/L इंटू ए, ठीक है। इस साइड में क्या होगा, ये क्या है, ये पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि ये करेगा सैगिंग करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, हुगिंग करेगा नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा M/L, डिस्टेंस कितनी है B, तो M/L इंटू B नेगेटिव में, और ये चेंज आ रहा है यहाँ पे कितने का, ये आ रहा है M का चेंज आ रहा है, क्योंकि कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है M, तो ये चेंज आ रहा है। आप क्या कर सकते हैं, इस साइड में भी बना सकते हैं, ये इस साइड से लेके पूरा डायग्राम जो इस साइड से लेके बना सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं एक साइड से जिससे आसान पड़ता ना उस साइड से बनाता हूं, इस साइड से ये आसान पड़ रहा था, कोई फिर मैं इसी साइड से लेता तो मोमेंट को भी मुझे कंसिडर करना पड़ता, तो मैंने इस साइड से बना लिया, चेंज आ रहा है वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये BMD बन गया, ये SFD बन गया, ये पूछे तो ये भी आ गया अपना SFD BMD। शेयर फोर्स पूरे में कांस्टेंट है, जबकि BMD इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 0, यहाँ पे M/L इंटू ए, यहाँ पे देखो अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, फिर से देखो यहाँ अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं मोमेंट, है ना, क्योंकि जस्ट लेफ्ट में वैल्यू ये, जस्ट राइट में वैल्यू ये, लेकिन इस पॉइंट पे अपन को पता नहीं है। लेकिन अपने JEE के लेवल के एग्जाम में क्या करता है, ये ज्यादा पूछता नहीं है ना, तो ये अगर ये सेंटर पे लगा होता, कहीं फिक्स वैल्यू पे लगा होता, तो वैल्यू सेम आती, कितनी आ जाती है L/2 होती, इतनी M/2 वैल्यू हो जाती। तो ऐसे केस में ये ज्यादा पूछेगा भी नहीं, डायग्राम पूछ लेगा, तो आंसर हो गया अपना, बता दिया अपन ने। तो चलो इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.